नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पूरा देश दोपहर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि दोपहर में ही ये सूचना आ गई थी कि शाम को 5 बजे वो राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री पद पर अगर नरेंद्र मोदी हों तो फिर एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा देश के भीतर भी, अलग अलग वर्गों में भी, समुदायों में भी, पॉलिटिकल पार्टियों में भी, अलग अलग सेक्टर में भी और देश के बाहर भी, जो एक्चुअल में भारत को कई तरह की चुनौतियां भी दे रहे हैं। और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो अ, हमारी तरक्की, हमारी प्रगति, हमारे तेज विकास, इस सब से थोड़ा चिढ़े हुए भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में अपनी संभावनाएं तलाश करते हैं। तो सबकी निगाहें टिकी हुई थी। चूंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और कल से ही जो जीएसटी में सुधार किए गए हैं, जो बड़ी राहतें दी गई हैं, वो भी लागू होने जा रही हैं 22 सितंबर से। तो प्रधानमंत्री ने अपना जो भाषण है, राष्ट्र के नाम संबोधन है, वो उसी से शुरू किया, उसी पर फोकस रखा। देश को बताया कि किस तरह से जो एक मकड़ जाल था अलग अलग टैक्सों का, और कारोबार करना कितना मुश्किल था, एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजना कितना मुश्किल था, उनको किस तरीके से उनकी सरकार ने आसान किया है। वो स्वदेशी का आह्वान करना भी नहीं भूले। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि देश की करीब 25 करोड़ आबादी ने गरीबी को परास्त किया है और एक न्यू, आप कहना चाहिए कि न्यू मिडिल वर्ग जो है वो तैयार हुआ है। अब उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ये संबोधन ऐसे समय पर, इसकी टाइमिंग को लेकर के बात करेंगे, उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं उसकी बात करेंगे, और जिस तरीके से ये राहुल गांधी युवाओं की बात करके, स्टूडेंट्स की बात करके, जेन नेक्स्ट की, जेन जी की बात करके एक असंतोष, एक उकसाने वाली कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं और संभावना तलाश कर रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसा कुछ भारत में हो जाए, तो उसको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया ही है। तो सीधे जुड़ लेते हैं वरिष्ठ और युवा का जो एक मिश्रण है। वरिष्ठ इसलिए कि उनका अनुभव किसी से कम नहीं है, युवा इसलिए कि देखने में अभी जरा कम उम्र लगते हैं, अनुपम के सिंह। उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने एक साथ मुझे जेन जी और वरिष्ठ वाला दोनों का जो तमगा दे दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। तो प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संबोधन को आप किस तरीके से ले रहे हैं? जी जी, देखिए, एक तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने लायक ये है कि उन्होंने जिस तिथि का या जिस दिन का चयन किया है, ये जो भी जीएसटी रिफॉर्म है इसको लागू करने के लिए, तो वो 1 नवंबर भी हो सकता था, 1 अक्टूबर भी हो सकता था, 1 दिसंबर भी हो सकता था, अगला वित्तीय वर्ष भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने इसके लिए कल का दिन चुना है, यानी 22 सितंबर 2025 का दिन चुना है, जो कि नवरात्रि की प्रथमी तिथि है, प्रतिपदा है, और उस दिन से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। अब देखिए, अब इसमें क्या बात है कि इस पे थोड़ा लिबरल गैंग जो है वो हंगामा कर सकता है कि ईद के दिन क्यों नहीं किया, बकरीद और क्रिसमस को क्यों एक्सक्लूड कर दिया, जनता को राहत देना था तो नवरात्रि को ही क्यों किया। तो पहले तो हम आएंगे प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं उनके लिए ये जो 9 दिनों की माता की आराधना का जो पर्व है, उनके लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है ये। याद होगा आपको कि जब इसके बारे में पहली बार चर्चा तब शुरू हुई थी, जब प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2014 में अमेरिका के दौरे पे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उस दौरान बराक ओबामा जो थे वो
राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, और उन्होंने पीएम के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया था, और उस डिनर में अकेला वही व्यक्ति थे अकेले जो खा नहीं रहे थे, जिनके सामने भोजन तो रखा हुआ था लेकिन वो नहीं खा रहे थे। उसके बाद मीडिया में काफी चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री भोजन क्यों नहीं कर रहे थे। फिर पता चला कि असल में वो सितंबर का ही महीना था और नवरात्र चल रहा था उस समय, और नवरात्र में सामान्यतः वो नींबू पानी लेते हैं, पानी और जल का सेवन करते हैं दिन भर, और उस तरीके से वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जैसे सामान्यतः उनके बारे में माना जाता है कि वो 5 बजे उठ जाते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि नवरात्र में वो उससे भी 1 घंटे पहले उठते हैं, 4 बजे। उसके बाद योग किया, अपने पूजा की, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और ये आज से नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी कि भगवान से कि या देवी से कि अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं आपकी आराधना करूंगा। वो पिछले 2014 में ही ऐसी 17 में ही ऐसी खबर आई थी कि वो 40 वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। तो 17 के बाद अभी 8 साल और बीत चुके हैं, तो आप समझिए 48, यानी लगभग 50 वर्षों से प्रधानमंत्री शक्ति की उपासना का जो ये पर्व है ये कर रहे हैं। और आप देखिए वो शिव और शक्ति, राम के तो भक्त वो हैं ही, जो राम मंदिर में उन्होंने जो भाषण दिया था उनका जो उसमें था, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उस दौरान वो राम मंदिर, राम को लेकर सर्वश्रेष्ठ भाषण उनका माना गया था एक तरीके से। बिल्कुल। तो वो भी आप देख लीजिए। और चंद्रमा पर जो लैंड हुआ था हमारा तो उस समय भी उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट, प्रज्ञान रोवर, तो शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम रखा गया था। ये भी इनका फैसला था। अब आते हैं थोड़ा स्वदेशी वाले पे। तो स्वदेशी वाले का सीन ये है कि एक तरफ अमेरिकी टैरिफ है, दूसरी तरफ हम चीन के साथ व्यापार घाटा को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर ये बिल्कुल। दोनों चीजों को आप मिला दीजिए तो भारत के लिए बाजार कहाँ है। चीन जो है वो यूरोप में अपना माल डंप कर रहा है, तो एक तरफ अमेरिका एक तरफ चीन है, यूरोप हमारा बाजार है नहीं उतना बड़ा, चीन अपना सारा माल वहां पे डंप कर रहा है, तो फिर बाजार है कहाँ। तो वो बाजार जो है वो भारत में स्वयं ही है। भारत अपनी पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को समझे, इसीलिए इस तरह के रिफॉर्म की बात जो है नवरात्रि से ठीक पहले की गई है। और एक और बात मैं बता दूं कि फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डे सेल होता है वो भी परसों से शुरू हो रहा है। अमेजन का एक आता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये भी परसों से ही शुरू हो रहा है। और आप इन दोनों को साधारण मत समझिए, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये दशहरा दिवाली या उस अराउंड जो अपने ये सीजन सेल चलाते हैं, उनमें लाखों करोड़ का कारोबार होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल 2024 में भी इन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का, यानी 1,18,000 करोड़ रुपए का कारोबार जो है वो किया था। और बचत, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बचत उत्सव है। तो बचत उत्सव इसीलिए नहीं है कि लोग जो है अपने पॉकेट में पैसे दबा के बैठे रहे, वो वाली बचत। ये बचत है खर्च में बचत। लोग जो रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं या फिर साल में 1-2 बार कुछ चीजें खरीदते हैं, गाड़ी खरीदा, फोन खरीदा, वो सारी चीजें जो खरीदारी करते हैं उनमें बचत, उस खरीदारी में बचत। बाजार उतना ही गुलजार होगा जितना पैसे का प्रवाह जो है, ये मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन ये साधारण लोगों को भी पता होता है कि जनता अपनी जेब से जितने पैसे खर्च करेगी बाजार में उतनी अधिक चमक आएगी, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो कारोबार फलेगा फूलेगा। तो ये जो पर्व त्योहार वाला जो पूरा का पूरा सीजन होता है, इसमें पब्लिक अपने पैसे बहुत अच्छे तरीके से खर्च करती है और बाजार में चमक बहुत ज्यादा रहती है। धनतेरस वगैरह भी अभी आने वाला है, तो ये एकदम, प्रधानमंत्री भी कहते हैं ना यही समय है, सही समय है, तो उन्होंने एकदम सही समय इसके लिए चुना है। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू जो कारोबार होते हैं, तो उसमें सीजनल जॉब्स भी बहुत सारे क्रिएट होते हैं और वो लाखों की संख्या में होते हैं। डिलीवरी बॉय चाहिए आपको, लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए आपको कोई चाहिए, आपकी वेबसाइट पे लोड बढ़ जाएगा तो बिक्री ज्यादा होगी तो उसके लिए भी लोग चाहिए। तो ये लाखों लोग जो हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी पाते हैं और बिक्री भी बढ़ती है। तो प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जी अब ये बताइए कि जीएसटी के 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18, 28। 28 वाला खत्म कर दिया, 12 वाला खत्म कर दिया, अब 2 बचे हैं, 5 और 18। तो इसमें बहुत बड़ी राहत आम जनता को मिलने जा रही है और संभवतः इसी के लिए उन्होंने
जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है इसको। और प्रधानमंत्री ये भी बताना नहीं भूले कि इसी फाइनेंशियल ईयर से 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये दोनों कितनी बड़ी राहत है न्यू मिडिल वर्ग जो नाम दिया है उन्होंने, और मिडिल वर्ग के लिए भी। जी, जी। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है दुष्प्रचार किया जाता रहा है, और वो ये है कि ये सरकार मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। हर बजट के बाद अखबारों में छपता है, विपक्ष के नेता बयान देते हैं कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, जो है मध्यम वर्ग जो है वो ठगा गया है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरफ तो 12 लाख रुपए तक की जिनकी कमाई है उनको टैक्स में बचत बचत उसके अलावा अब जीएसटी में भी सुधार। तो ये दोनों चीजों को अगर मिला ले तो सबसे ज्यादा फायदा न तो गरीब वर्ग और न ही जो उद्योगपति या सबसे अमीर वर्ग हैं, ये मध्यम वर्ग के लिए ही ये पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है, क्योंकि यही एक वर्ग है जिसको साधना भाजपा के लिए थोड़ा बाकी था, जिनके बीच दुष्प्रचार बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा था। तो आप ये चीज देखिए कि जो भी इससे पहले फैसले हो रहे थे, जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें से अधिकतर का फायदा गरीबों को मिलता है। तो जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं हैं, आवास से लेकर सारी योजनाओं का लाभ अधिकतर उन्हें ही मिला है। एक इकोसिस्टम जो उद्योग धंधों को यहाँ पे भारत में मुहैया कराया गया है, उनके लिए स्टार्टअप्स इतने सारे ग्रो हुए हैं, हजारों करोड़ के कई यूनिकॉर्न्स बन गए हैं। पहले एक भी यूनिकॉर्न नहीं थे भारत में, स्टार्टअप्स की संख्या भी बहुत कम थी, अब उनकी संख्या जो है हजारों में, लाखों में चली गई है। तो इसके उनको भी, उनके लिए भी माहौल मिल गया, बीच में बच गया मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास के लिए ये जो जीएसटी रिफॉर्म प्लस इनकम टैक्स में छूट, ये दोनों मिलकर एक बूस्टर का काम करेगा मेरे हिसाब से। आप देखिए निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उनके खिलाफ कितना दुष्प्रचार अभियान पहले चलाया जाता था, उनको लेके उन मीम्स बनाए जाते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बजट के बाद निर्मला सीतारमण की तारीफ हुई है चारों तरफ, और उन्हें लेकर कहीं कोई मीम नहीं बनाया गया, कहीं किसी प्रकार से किसी ने कोई मजाक वजाक जो है वो नहीं बनाया। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री चाहती तो वित्त मंत्री भी कर सकती थी घोषणा की जीएसटी रिफॉर्म शुरू हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जानबूझ के खुद के चेहरे को चुना उसके लिए, क्योंकि वो जिस चीज को छू देते हैं वो क्रांति बन जाती है, वो आंदोलन बन जाता है। उन्होंने झाड़ू छू दिया था एक बार 2014-15 में ही, उसके बाद सब झाड़ू लगाने लगे थे सड़कों पर उतर उतर के। तो वो इस चीज को समझते हैं कि क्या होगा, और वो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हमेशा राष्ट्र को संबोधित करने जो है आ जाते हैं। हमें कुछ यादें जो हमारे मन में ताजा है वो ये है कि डिमोनेटाइजेशन की घोषणा उन्होंने की थी 2016 में, फिर 2016 में ही डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नया साल आया था उस समय भी उन्होंने देश को संबोधित किया था। फिर उसके अलावा मिशन शक्ति को लेकर देश को संबोधित किया था। आपको याद होगा एक बार उन्होंने ये भी बताया था कि स्पेस में सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता जो है वो भारत के पास आ गई है। कोरोना के दौरान कई बार उन्होंने देश को संबोधित किया, और उस दौरान हमेशा एक अभिभावक की तरह दिखे वो, और उस समय एक तरीके से विश्वमारी से, वैश्विक महामारी से देश जो है वो पीड़ित था, और उस समय उनके जो उद्बोधन थे, उनके द्वारा जो जानकारियां दी जाती थी, वो एक संबल बनकर लोगों के जीवन में आती थी, और लोगों को, भारत देश को एक उस संबल मिला उस महामारी से लड़ने का। तो मुझे लगता है कि जो एक वर्ग नाराज था अब तक भाजपा से, या नाराज बताया जा रहा था या प्रचारित किया जा रहा था, अब वो भी दूर हो गई है, और इसका फायदा आगामी चुनावों में भी पार्टी को मिलना ही मिलना है। जी, विपक्ष के पास कहने को कुछ है क्या, या एक तरीके से बोल्ड हो गए हैं? अगर कुछ बोलेंगे तो आलोचना का सामना उन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो राहत दे रहे हैं। नहीं देखिए, विपक्ष, भारत का विपक्ष जो है वो तो, जो विपक्ष इसीलिए जश्न मनाता हो कि हमने भाजपा को बहुमत अकेले दम पर नहीं लेने दिया, जो विपक्ष इसीलिए जश्न मनाता हो कि हमारी 99 सीटें इस बार आ गई, जो विपक्ष प्रधानमंत्री की मां को
मतलब जिनका निधन हो चुका है, दिवंगत माँ को एक चुनाव प्रचार का एजेंडा बना देता हो और उनको बार बार अपमानित करते हुए वीडियो जारी करता हो, उस विपक्ष से हम कंस्ट्रक्टिव डिबेट की उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई डिस्कोर्स लेकर आएगा, वो कोई नैरेटिव लेकर आएगा, वो अगर चर्चा करेगा तो कुछ अच्छी चर्चा करेगा, ये तो संभव ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो दो रिएक्शन इनका आता है, ये विरोध भी करते हैं और ये भी कहते हैं राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था हमें। तो राहुल गांधी ने भैया आपको क्या कहा था, ये भी तो बताइए। राहुल गांधी के जमाने में क्या होता था, 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं आया था, उस समय क्या होता था? क्या वैट हमें नहीं देना पड़ता था? क्या सीएसटी नहीं देना पड़ता था? परचेज टैक्स नहीं देना पड़ता था? हम सिनेमा हॉल में जाते थे तो क्या इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं देना पड़ता था? और ये भी तो सोचिए, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ये वैट क्या था? एक्साइज ड्यूटी अगर कोई भर रहा है तो उसको मिला के जो टैक्स बन, फिर उसके ऊपर से वैट लगाया जाता था। यानी आपका जो टैक्स है उस वो भी टैक्सेबल होता था, उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जाते थे। तो ये किस तरह की व्यवस्था थी? उनको हटाकर राज्यों और केंद्र ने मिलकर एक व्यवस्था बनाई जीएसटी, और वो ऑलरेडी 2017 में राहत जो देनी थी वो मिल चुकी थी लोगों को। उसके तो ये हमेशा बोलते हैं कि जीएसटी लगा दिया, फला चीज पे जीएसटी लगा दिया, चिला चीज पे जीएसटी लगा दिया, लेकिन ये कभी नहीं बताते हैं, ये बड़ी चालाकी से, कि जीएसटी से पहले कौन से टैक्स लिए जाते थे। और ऐसा थोड़े कि प्रधानमंत्री एक दिन सोए हुए थे, उनके सपने में आया कि जीएसटी लागू कर दो और उन्होंने जो है सो कि लागू कर दिया, ऐसा नहीं है। ये 2000 ईस्वी में ही जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी समय जीएसटी के मॉडल को डिजाइन करने के लिए एक समिति बन गई थी। और ये भी याद रखिए, वो भी भाजपा की ही सरकार थी। और 2003-4 के करीब ही जो कमेटी बनी थी, एफआरबीएम कमेटी करके, उसने रिकमेंड किया था कि जीएसटी जो है वो लागू किया जाए। उसके बावजूद भी अगर 10 साल पूरे के पूरे हाथ पर हाथ धरे सरकार बैठी रही यूपीए की, तो इसमें किसका दोष है? और सबसे बड़ी बात, ये लोग खुद घोषणा करते थे कि जीएसटी लागू करेंगे, लेकिन जब इनका समय आया लागू करने का, उस समय इन्होंने नहीं किया। 2010 में उस समय जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, 2006-7 के करीब में, तो उस समय जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि हम 2010 से जीएसटी लागू कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और जबकि 2009 में जीएसटी पर डिस्कशन पेपर जो है वो रिलीज किया जा चुका था। उसके अलावा 2011 में इन्होंने कुछ अमेंडमेंट भी किए थे, जीएसटी के प्रोविजन को पार्लियामेंट में लाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन फिर भी फुस हो गए। ये जानबूझकर इस पर बैठे रहे, जो काम एक दिन में हो सकता था उसके लिए इन्होंने पूरे के पूरे 10 साल उस पर बैठकर जो है बिता दिया। स्टैंडिंग कमेटी को इन्होंने भेज दिया था, जो ये जीएसटी का जो बिल आया था उसको। फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री आए, तब तक वो यूपीए द्वारा लाया गया बिल नरेंद्र मोदी के आने के बाद लैप्स हो चुका था। मतलब इन्होंने ये जानबूझकर ये जनता को दिखा रहे थे कि हम टैक्स आप पर से हटा रहे हैं, लेकिन 10 साल ये उस पर हाथ धरे एकदम बैठे रहे। और फिर 2014-15 के करीब में जीएसटी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, और मई 2015 में उसको सरकार ने पारित करा लिया, और 2016 में उसको इनेक्ट करके लागू कर दिया गया। और 2017 में रूल्स जो है उनके सारे वो भी लागू कर दिए गए। तो ऐसा नहीं है कि अचानक सब कुछ हो गया। जो चीज यूपीए सरकार खुद करना चाह रही थी, लेकिन दिखा रही थी कि हम करने वाले हैं, लेकिन उसने किया नहीं, आज उसी चीज को लेकर वो किस मुंह से विरोध करेगी? यही विपक्ष के अभी हालात हैं भारत में। कंस्ट्रक्टिव डिबेट में वो किसी भी तरीके से इंगेज नहीं हो सकते। जी अच्छा, प्रधानमंत्री ने इसका नाम दिया है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। ये कोरिलेट करते हैं इसको आप, जो नेक्स्ट जनरेशन की आजकल बात हो रही है, युवाओं की, स्टूडेंट की, जेन जी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दिमाग में वो है, और वो बताना चाहते हैं कि जो नई जनरेशन है, जो युवा है, जो स्टूडेंट है, वो कहाँ खड़ा है। और अभी अगर हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, छात्र संघ के जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, हर जगह एबीवीपी कामयाब हो रही है। यानी जो युवा है, जो स्टूडेंट है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है। जी जी। आपने देखा भी होगा, राहुल गांधी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं।
तो हालांकि हाइड्रोजन बम तो नहीं निकला, वो सुतली बम निकला, या बिहार में हम जिसको बीड़िया फटाका बोलते हैं, वो बीड़ी के साइज का होता है इसीलिए, और उसको हम लोग चैलेंज लगा के बचपन में हाथ में ही उड़ा दिया करते थे, और तो वही पटाखा उनका निकला। और उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट किया, जो पोस्ट किया सोशल मीडिया पे उस चीज को लेकर, उसमें उन्होंने पहली बार जेन जेड शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि नेपाल में क्या हुआ। तो जब जब कहीं पे ऐसा कुछ होता है तो इनकी उम्मीदें जाग जाती हैं। कभी ये किसान को लाएंगे, कभी ये किसी को लाएंगे, कभी ये युवा को लाएंगे, कभी छात्रों को लाएंगे। लेकिन जेन जी जो है, जेन जी में जितनी प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को लेकर जो भाव है, जो उनमें एक तरीके से वो क्रेजी है पीएम के लिए। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, उनके लुक्स को लेकर, इंस्टाग्राम पर जिस तरीके की उनकी तस्वीरें आती हैं उन चीजों को लेकर, या फिर उनके जो भाषण होते हैं उन पर जो मीम्स वगैरह बनते हैं, पोस्टर बनते हैं, वो जिन में सबसे ज्यादा शेयर होते हैं। और जो मौजूदा कुछ चुनाव हुए हैं छात्र संघों के, उनके जो परिणाम है ये बताते ही हैं। अभी हमने देखा कि डीयू में जो चुनाव हुआ, डीयूएसयू का, उसमें से 4 में से 3 पद जो है वो आ गए एबीवीपी के पास। इसी तरह पटना, जो बिहार मेरा गृह राज्य है, पटना यूनिवर्सिटी में पिछले लगभग 108 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला प्रेसिडेंट बनी, और वो किसने बनाया? तो एबीवीपी ने बनाया। उसके अलावा भी पंजाब, चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट आए हैं उसके छात्र संघ के, पीयूसीएससी के, तो उसमें भी इसी महीने में वो भी आए हैं, उसमें भी एबीवीपी का ही प्रेसिडेंट बना है। और 1977 के बाद, यानी 1977 यानी आपातकाल के खिलाफ जब आंदोलन देश में चला था, उसके बाद से पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने परचम जो है वो लहराया है। उसके बाद आप देख लीजिए कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, हर कोने में भारत के पीजीएसयू जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, वहां भी जो प्रेसिडेंट है वो भी एबीवीपी ने ही अपना प्रेसिडेंट वहां पे जिताया। और ये असम में, उत्तर पूर्व में भी यहाँ जेन जी की पसंद एक तरीके से भाजपा ही बन रही है एक तरीके से। और सबसे अहम रिजल्ट जिसे मैं मानता हूँ जो अभी आया है, वो है हैदराबाद का। हैदराबाद में भी 6-7 साल बाद लगभग जो है वो एबीवीपी वापस लौटी है, और वहां पे एसएफआई चुनाव लड़ती है। उसके अलावा केरल से संगठन आके वहां पे चुनाव लड़ते हैं। काफी अम्बेडकरवादी जो ग्रुप्स हैं वो भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सक्रिय है। इसके बावजूद भी एबीवीपी को वहां पर जीत मिलती है, और एक पद पे नहीं, पूरा क्लीन स्वीप हो जाता है, पूरा पैनल जीत गया। उसके अलावा आप देख लीजिए उत्तराखंड, उत्तराखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज के चुनाव हुए हैं, छात्र संघ के चुनाव इस सत्र में, उन सब में अधिकतर में एबीवीपी जीत रही है। तो अगर आप थोड़े बड़े पिक्चर को देखें तो आखिर ये भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें लड़ाई सीधे सीधे जो अम्बेडकरवादी हैं, जो मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम संगठन है, और जो कांग्रेस पार्टी है, इन तीनों से लड़ाई थी। क्योंकि हुआ ऐसा कि टकरा ये एबीवीपी ने अपने प्रचार के दौरान कहा था कि विश्वविद्यालय की जमीन को कब्जा किया जा रहा है, हम उसको छुड़ाएंगे। और कब्जा कौन कर रही थी? 400 एकड़ जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ऐसी है जिस पर कांग्रेस की सरकार नजरें गड़ाए हुई बैठी हुई है, और कह रही है कि इस पर हम अपना हब बनाएंगे, प्राइवेट कंपनियों को देंगे, कुछ कुछ देंगे। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर अगर सोनिया गांधी अखबार में लिखती हैं कि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वहां नौसैनिक अड्डा और पोर्ट बन रहा है इसीलिए, तो फिर हैदराबाद में जो 400 एकड़ यूनिवर्सिटी के आसपास की जो जमीन है जिसको हड़पा जा रहा है, जहाँ पे कई रॉक्स हैं, पेड़ पौधे हैं, झील हैं, तो उसको लेकर सोनिया गांधी अखबार में क्यों नहीं रिजल्ट लिखती, वो ओपिनियन लिखती है? उसको लेकर भी तो लिखना चाहिए। तो छात्रों के असंतोष का ये कारण है कि वो जो कांग्रेस सरकार है वो सीधा उनसे टकराव ले रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जेन जी जो है वो किस साइड है और किस साइड नहीं है, कौन लोग हैं जो जेन जी को परेशान कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि अभी ट्रंप शासन प्रशासन ने जो H1B वीजा फीस बढ़ाई है, 10 गुना बढ़ा दी है, उस पर प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए था। जो युवा जाना चाहते हैं वहाँ की आईटी कंपनी में, उनके बारे में कुछ बोल बोल करके उनको एक दिलासा दी जानी चाहिए थी। आप भी ऐसा महसूस करते हैं क्या? देखिए, सामान्यतः जो कूटनीति होती है, मैंने आज तक कभी मोदी सरकार को नहीं देखा है कि वो कूटनीतिक मामलों में
या फिर जहाँ देश विदेश का मामला हो उस मामलों में बयानबाजी करके और अपनी नीति को चलाएं। क्योंकि अगर बयानबाजी करनी होती, अगर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब ही देना होता तो फिर वो बहुत पहले दे चुके होते। आपने देखा कि ट्रंप ने ये ट्रूथ सोशल पे एक के बाद एक करके कई पोस्ट किए, लेकिन एक पर भी जवाब नहीं गया। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, भारत देश की तारीफ की, तो उसके बाद प्रधानमंत्री का रिप्लाई उस पर जाता है। और टैरिफ मेरे हिसाब से अब भी ऐसा लगता है कि ठीक है, H1B वीजा को लेकर जो वहां लोग ऑलरेडी रह रहे हैं भारत के, उन पर ये लागू नहीं होता है, उनको $1 लाख नहीं देने हैं। जो भी लोग इधर हैं, भारत में हैं और जाना चाहते हैं नए युवा, उनको ये फी जो है वो देना पड़ेगा। और अगर कंपनियों को लगेगा कि फलाना भारतीय शख्स है, वो उसकी स्किल सेट ऐसी है, उसका कौशल ऐसा है कि उसको हमको लाना है, तो वो कंपनियां स्वतः ही वो चार्ज जो है वो देंगी। तो इसमें आज दैनिक जागरण में मेरा वो पोस्ट भी छपा था जिसमें मैंने बताया था कि ये घाटा सिर्फ भारतीयों का नहीं है, घाटा अमेरिकी कंपनियों का भी है, उनको भी तो देने पड़ेंगे पैसे। वो अगर उनको लगेगा तो यहाँ अफ्रीका में या तमाम देशों में हमारी रिश्तेदारी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो विदेश में काम कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो यही बताएंगे कि यहाँ तो रहने का, खाने का, सबका खर्च जो है हमें कंपनी दे रही है। तो उनको भारतीयों के स्किल सेट पे भरोसा है कि हाँ ये हमारे काम आएंगे, इसीलिए वो उनका खर्च उठाते हैं। और ये वाला $1 लाख या जो भी है वो कंपनियां उठाएंगी। और अगर मान लीजिए 50-50 का भी रेशियो रहता है, फिर भी अमेरिका के लिए लार्जर ये घाटा ही करेगा एक तरीके से। तो मैं तो इसको इसी रूप में देखता हूँ, जो टैरिफ के लिए डील चल रही है, जो निगोशिएशंस चल रहे हैं, ट्रंप एक बार बोल भी चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इज अ वेरी टफ निगोशिएटर। तो वो जो मोल भाव चल रहा है, गुजराती भी है, तो मोल भाव वो जो चल रहा है वो तो पर्दे के पीछे चलता रहेगा। उसकी कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इंटरनेट पर कहीं कोई बयानबाजी प्रधानमंत्री की तरफ से देखने को नहीं मिले। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है और टाइम इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अनुपम सिंह का। और एक बात मैं आखिर में जरूर कह दूं कि जो मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने, राष्ट्र को संबोधित किया है, इसकी सिग्निफिकेंस समझने की जरूरत है। हिंदुओं के, सनातनियों के त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला शुरू होने वाली है। ऐसे समय उनका संबोधन, ऐसे समय कोटि कोटि भारतीयों को इतनी बड़ी राहत और खुद फिर उसके बारे में आकर के एक तरीके से मुंह मीठा कराना प्रधानमंत्री के द्वारा। वो तो व्रत रखते हैं, वो तो उपवास रखते हैं, लेकिन देशवासियों का मुंह मीठा कराया है उन्होंने। और उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि भाई हमें स्वदेशी को, जो अपने देश में बने हुए सामान है, उन्हीं को खरीदना है, उन्हीं से दुकानों को सजाना है, उसी पर गर्व करना है। तो ये बड़ा एक संदेश उन्होंने दे दिया है। और जेन नेक्स, जो आप जेन जी कह रहे हैं जिसको, ये उसको भी जोड़ लिया है एक तरीके से। और चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो तो अभी अनुपम ने बताई ही हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए, और प्रधानमंत्री जी के भाषण पर टीका करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।